नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कबल इसके कि मैं आपसे बात करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। आज हम बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा होने वाला जो खलफशार है उसे ख़त्म करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उस बारे में बात करेंगे। ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं। ये फासले पैदा हुए तो एक मुल्क में एक तासर दिया जाने वाला लगा कि चूँकि अलीम ख़ान पहले ही नाराज़ बैठे हैं, उनके गिर्द भी एक क्लाउड है, उनके इर्द गिर्द भी एक ख़ासी तादाद में पंजाब असम्बली के और कौमी असम्बली के अरकान मौजूद हैं कि मुमकिन है किसी वक्त वो कोई बगावत कर दें। इसलिए जहांगीर तरीन से तो कोई मामला अभी तक तय नहीं हो पाया, लेकिन फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने अलीम ख़ान को इस्लामाबाद तलब किया और उनको ये नवीज़ सुनाई कि हम आपको पंजाब का दोबारा वज़ीर बल्दियात बना रहे हैं और मुमकिन है कि इसके साथ उनको सीनियर वज़ीर का दर्जा भी दे दिया जाए। ये 15-16 महीने के बाद उनकी जो किस्मत जागी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट शुरू हो गई थी उससे घबरा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अलीम ख़ान को दोबारा सूबाई हुकूमत में शामिल कर लिया। इधर एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से। बज़ाहिर तो ये मुलाकात शुक्रिया अदा करने के लिए दोनों भाई गए थे चौधरी परवेज़ इलाही के पास कि उन्होंने स्पीकर की हैसियत से ख्वाजा सलमान रफ़ीक के प्रोडक्शन आर्डर जारी करते रहे। एक सियासी रवादारी का भी तकाज़ा है, लेकिन एक बात बड़ी अहमियत रखती है कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान खुलम खुला रवाबत और मुलाकातें जो हैं ये वफाक में बैठी हुई हुकूमत को तो किसी सूरत में कबूल नहीं होगी। हालांकि परवेज़ इलाही साहब ने ये बात कह भी दी है कि वो मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने मुझसे मिलने का ख्वाहिश का इज़हार किया था, दोनों भाई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते थे। लेकिन ये दोनों भाई बड़े सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं, ये कोई हुकूमत तो तब्दील करने की पोजीशन में तो नहीं है या कोई तख्ता उलटने की कोई बड़ी साजिश करने वाले हैं, लेकिन जहाँ खड़े होते हैं वहाँ ये खड़े रहते हैं और मुमकिन ये है कि वो कोई पैगाम रसानी भी हुई होगी, खुल्लम खुला वो मुलाकात हुई होगी और पैगाम रसानी भी हुई होगी, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही से मुलाकात के लिए सबसे पहले अपने लीडर मियाँ शहबाज शरीफ से इजाज़त मांगी, उन्होंने इजाज़त दी तो वो मिलने के लिए वहाँ गए। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान खामोशी से रवाबत मौजूद हैं, एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश मौजूद है और ये ख्वाहिश इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि जब कोई पैगाम लेकर जाए और कोई पैगाम लेकर आए। फ़िलहाल तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से सब लोग लड़ रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ सारी कुव्वतें इकट्ठी होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब ये कोरोना वायरस का ये शोर शराबा जब ख़त्म होगा और जब ये दूर बैठ जाएगी तो फिर मुमकिन है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत का मुस्तक़बिल का बारे में भी तय हो जाए। फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत जा रही है। कभी लोग उनके बारे में कहते हैं कि कोई कौमी हुकूमत बन रही है, कोई कौमी हुकूमत की थ्योरी चल रही है या इन हाउस चेंज की कोई तब्दीली चल रही है। कभी शोशा छोड़ दिया जाता है कि वज़ीर आज़म ने एडवाइस पे असम्बली डिज़ाल्व करने की एडवाइस पर दस्तखत करके फ़ाइल सदर की टेबल पर रख दी है। ये सब गपशप है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जबकि पूरी कौम की तवज्जो कोरोना वायरस से निपटने की तरफ होनी चाहिए,
कोई और काम हो सकता है। ना ही तो इस्टेब्लिशमेंट इस बात की ख्वाहिशमंद होगी और ना ही वो इजाज़त देगी, ना ही वो ऐसा माहौल पैदा होने देगी कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए। लेकिन ये कोरोना वायरस एक तरफ जहाँ मुल्क में तबाही बर्बादी कर रहा है, वहाँ कोरोना वायरस पर सही तरीके से काबू पाने में नाकामी जो है वो भी इस हुकूमत के जाने का सबब बन सकती है। और वो जब कोरोना वायरस की धूल बैठेगी तो पता लगेगा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दुनिया भर से चंदा मांगता रहा है और चंदे के लिए जो बार बार अपीलें करता रहा, उसे कितना लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की आला अदलिया ने हुकूमत की नालायकियों का नोटिस लेना शुरू कर दिया है। अब ये आज ख़ुद नोटिस लिया है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। इससे पहले उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिए थे। आज खुद उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत क्या काम कर रही है। उनको हुकूमत के बारे में उनको पता, उन्हें मालूम हुआ। वो तो इस बात से भी बहुत नाखुश हैं कि वो जो रोज़ाना आकर वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मामन बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो आकर एक लेक्चर देते हैं और वो तफसीलात बताते हैं, कहते हैं वो कर क्या रहे हैं। असल में एक बड़े पैमाने की जो मनसूबाबंदी है वो नहीं हो रही। सूबे और वफाक के दरमियान कोई हमांगी नहीं है और सिंध में अले अपना रोना रो रहे हैं कि उनको चीज़ें मिलती हैं, उनको कुछ किट्स मिली और जो कुछ उनको जो सामान मिला पता लगा कि वो मयारी ही नहीं था। उन्होंने वापस भी शुक्रिया के साथ मरकज़ को वापस भिजवा दिया। अब ये सूरत हाल ये है कि जब चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया और चीफ जस्टिस तक बात पहुंच गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ख़राबी है। हमें हुकूमत को चाहिए कि चीफ जस्टिस की बातों पर कान धरे, कहीं ये ना हो कि सारे मामला चीफ जस्टिस को अपने हाथ में लेने पड़ जाएँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को रोज़ाना भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलसल 4-5 उनके हम भाषण सुन चुके हैं। आप भाषण से ज़्यादा है आप जाएँ, आप 3 सूबों में गए हैं, 4थे सूबे में अभी तक नहीं गए, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ख़राबी कल इसलिए बायस पैदा हुई कि आपने वहाँ लोगों को जो पैसे देने शुरू किए तो क्राउड इकट्ठा हो गया। ये जो क्राउड इकट्ठा हो गया है, इस क्राउड की वजह से फिर ये वायरस फैलने का ज़्यादा खदशा पैदा हुआ गया। आज फैसला होना था, ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसमें इसलिए फ़ैसला नहीं हो सका कि सिंध ने एक पोजीशन ली थी। सिंध चाहता है कि जो कोई फ़ैसला किया जाए उनकी भी राय ले ली जाए, उनकी इनपुट भी ले ली जाए, यहाँ वफाक वर्सेस सिंध लड़ाई ना लड़ी जाए। मैं हैरान हूँ कि हुकूमत के तर्जुमान जो हैं वो अपनी तोपों का रुख वज़ीर आला सिंध की तरफ कर देते हैं, कहते हैं जी हमने इतने अरब रुपया दिया उसका हिसाब दें। और भाई अभी तो पैसा खर्च हो रहा है, खर्च होगा, पता नहीं आप पर कितने इल्ज़ाम आते हैं, आप पे पता नहीं क्या कुछ लगेगा। आप बहुत सारा पैसा तो अपने ज़राए से तकसीम करें, लेकिन जो भी पैसा जहाँ भी तकसीम होगा इसका हिसाब तो देना पड़ेगा, उसका एक तरीक़ाकार है। लेकिन कबल इसके कि हमने इस वायरस पर काबू पा लें, हमने हिसाब किताब शुरू कर दिया है। आपने कराची में अपने वज़ीरों को मौका दे कह रखा है खुले पड़ जाओ उनको। इसी तरह वो वाक में कभी उनको कहते हैं जनाब कि ये जो है वज़ीर आला सिंध जो है अपनी बात पर जोर देते हैं, अपनी बात अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेते हैं। ये सारी बातें बंद करें, मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के साथ तावन करें तो कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकेगा। अगर हुकूमत ने ये समझा कि कोरोना वायरस की आड़ में हम सिंध की हुकूमत को डाउन कर लेंगे तो पंजाब की सूरत हाल तो सारी लोगों के सामने। आपने 1 लाख से ज़ायद लोगों को करंटीना में रखने का इंतज़ाम करना है। अभी तक आप पास इंतज़ाम नहीं हो सके हैं। अभी तक पूरी दुनिया से आप वेंटिलेटर इकट्ठे नहीं कर सकते अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ना ही आप अपनी किट्स इकट्ठी कर सकें। आप तमाम तर वसाइल लोगों से, अगर पैसे नहीं हैं इस काम के लिए तो लोगों से पैसे मांगें, लोग पैसे देंगे कि आप किट्स मंगवाएं। और ये जो सोशल डिस्टेंस है, इस पर आप जो अपनी थ्योरी आपने बना रखी है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस से इतना ना करें कि कल लोग भूखे मर जाएं। आपने लोगों को बीमारी से मारना है तब भी आप सोच लें, आपने लोगों को बीमारी से बचना के लिए सोचना है तब भी देख लें। वरना अगर आपने यही किया कि सारा जोर इसी बात पर लगाए रखा कि जी लॉकडाउन नहीं होना, लॉकडाउन होते हुए भी 3 हफ्ते हो चुके हैं, आपने फ़ैसला करना है।
फैसले में उजलत न करें, देखभाल कर फैसला करें। हमारे सामने हमें मॉडल जो है वो चीन का मॉडल, वुहान का मॉडल हमें अपने सामने पेश नज़र रखना चाहिए। यहाँ पर कंप्लीट काबू पा लिया गया है। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए, ये जो तबाही बर्बादी होगी इसकी ज़िम्मेदारी से आप अपने आप को सबकदोश नहीं कर सकेंगे। शुक्रिया।